हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित हो और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। थोड़ा 1 मिनट हम लोग डिस्कस करते हैं कि अभी जो कंडीशन चल रही है कंट्री में, जो कोविड का पेंडेमिक है, तो इसके कारण जितने भी खास करके जो स्टूडेंट है, देखो प्रॉब्लम तो हर किसी को हो रही है लाइफ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जान बचाना मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट वाला जो भैया सेक्शन है ना, इनकी जो पढ़ाई है भैया, ये गोल हो गई है, एकदम गोल हो गई है। चाहे सीरियस बच्चा हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, क्योंकि उसके अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट और ऐसे ऐसे न्यूज़ सुनने को मिलते हैं ना कि वो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है, मतलब चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। वो अगर चाहेगा भी पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसे न्यूज़ सुनता है कि भैया उसका मन ही नहीं करता है। लेकिन इस कंडीशन में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, जानते हो, जो भैया अपने आप को बड़े संभाल के रखे होंगे। उनके दिमाग में यही चल रहा होगा कि ये जो सिचुएशन है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, इस टाइम अपने आप को बिखरने नहीं देना है, ठीक है। अपने आप को बिखरने नहीं देना, अपने को समेट के रखना है और स्टडी करना है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे फॉर चेंजिंग ऑफ माई लाइफ। मतलब आपका एक ही ये तरीका है जिससे आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और आपके जो पेरेंट्स कितने उम्मीद लगा के बैठे हैं, पता नहीं, अब आप पे डिपेंड करता भैया आप क्या कर रहे हो। मतलब ज़्यादा अपना टाइम यहाँ पे तो नहीं दे रहे हो, तो अगर भैया दे रहे हो तो थोड़ा इसको कंट्रोल करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम मत करो, कंट्रोल करो इसको और अपना जो स्टडी है उस पर भी फोकस करो। क्योंकि यार एट द एंड आपको कोई कुछ पूछने नहीं आएगा कि हाँ कोविड था तो भैया उसके लिए आप पढ़ नहीं पाए हो। एट द एंड आपका रिजल्ट मैटर करेगा, और ये जो आपका टाइम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। तो कुछ भी हो जाए, पॉजिटिविटी अपने आप को रखना है। पॉजिटिविटी मतलब ये नहीं कि कोरोना वाला पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, अपने आप को पॉजिटिविटी लेके आना उस मोड में, और भैया पढ़ाई करना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो चलिए, थोड़ा सा आपका टाइम बर्बाद कर दिया। तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन्वेंट्री। तो इसका मतलब लेक्चर नंबर 1 और 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ इन्वेंट्री, क्या होता है, इन्वेंट्री का पर्पस क्या होता है, इसका कंट्रोल हम लोग करते क्यों हैं, ये बहुत सारा पॉइंट हम लोगों ने वहाँ पे समझा था, और इसके टाइप्स देखा था, ठीक है। और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो इन्वेंट्री होती है, जिसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं, तो उससे भैया कॉस्ट भी रिलेट होता है। तो कौन कौन से कॉस्ट, जैसे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, आपका परचेजिंग कॉस्ट क्या था, ये हम लोगों ने देखा था, होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट हम लोगों ने वहाँ पे सेकंड वीडियो में देखा था। तो जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर नहीं देखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना, ठीक है। और ये जो लेक्चर आपका रहने वाला है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ये क्या होता है, आपको वीडियो जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा देखना वीडियो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा यहाँ से कि व्हाट इज़ ईओक्यू। ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या होता क्या है, ये समझेंगे। उसके बाद इसका एक फार्मूला होता है, बहुत ही फेमस फार्मूला होता है, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल निकालते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी √2DC0/CH। ये क्या होता है क्या नहीं होता, अभी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन जब आपका वीडियो कंप्लीट होगा तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ से मतलब सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। अब समझते हैं ये होता क्या है। सपोज़ किसी मार्केट में मतलब कोई शॉप है, ठीक है, और उस शॉप में मतलब कोई एक आइटम होगा, उस आइटम की जो डेली डिमांड है कस्टमर के लिए, सपोज़ 10 यूनिट पर डे है। कोई भी आइटम हो सकता है, ठीक है, चाहे बाइक ले लो, चाहे आप किराने के सामान ले लो, कोई भी। मैंने एज्यूम कर लिया कि जो उसकी डिमांड है ना, वो 10 यूनिट पर डे ही है। तो ये मैंने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि ये डिमांड क्या भैया कांस्टेंट रहेगा, कि ये बढ़ेगा या घटेगा, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जो आइडियल कंडीशन होता है, जिसका आपको जो रिवर्सिबल प्रोसेस, वो प्रोसेस एग्जिस्ट करता नहीं है। लेकिन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में मान के चलते हैं, उसी तरीके से मान लेते हैं कि भैया जो आइटम है उसका 10 यूनिट पर डे खपत है, ये कस्टमर उसको खरीदते हैं। तो ये जो भैया कंडीशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। इस मॉडल में आपका जो कस्टमर का जो कंजम्पशन रेट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये डिपेंड नहीं करेगा कि मार्केट में उसका डिमांड घट रहा है कि बढ़ रहा है, कुछ भी उससे मतलब नहीं है। लेकिन इसकी जो डिमांड रहेगी भैया कांस्टेंट रहेगी। बट इन प्रैक्टिकल कंडीशन द डिमांड कैन इंक्रीज और डिक्रीज। इसका मतलब भैया ये 10 से बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है। तो ये वाली जो लाइफ होगी ये रियल लाइफ हो गई हमारी। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। बट इन आवर सिलेबस हमें सिर्फ पढ़ना है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, ठीक है। इसको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे जो ईओक्यू होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो मॉडल होता है, उसमें हम लोग डिटर्मिनिस्टिक के अंदर ही आता है। और
इस मॉडल में भी जो डिमांड रेट रहता है किसी भी आइटम का मार्केट में वो कांस्टेंट लेके चलते हैं, मतलब ये आइडियल का कंडीशन होता है। और जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है ये हमें पढ़ना रहता है बीटेक में, ठीक है, मतलब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल क्या वो होता है कि ये वो मॉडल होता है जिसमें जो डिमांड रेट जो होता है ना, और लीड टाइम क्या होता है कि आपने किसी जगह पे ऑर्डर किया कोई भी आइटम, और भैया आपको पास पहुंचने में उसको जो टाइम लगता है, ट्रांसपोर्टेशन पीरियड का जो टाइम रहता है, उसी टाइम को आप बोल देते हो क्या, लीड टाइम, ठीक है। तो ये जो लीड टाइम और डिमांड रेट जो रहेगा इन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस केस में सेफ्टी स्टॉक रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेफ्टी स्टॉक करने का मतलब है कि अगर मेरे पास 60 आइटम है, 60 आइटम है, अब मुझे पता है कि 10 आइटम डेली खर्च होना है। कितना खर्च होना है डेली? 10 आइटम, ठीक है। तो भैया ये कितना दिन तक चलेगा? 6 दिन तक चलेगा। तो मैं क्या करूँगा ना, तो मुझे जब पता है कि भाई 10 आइटम डेली खर्च होना है और 60 आइटम अभी है, तब भैया यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट पे मैं ऑर्डर कर दूँगा, ताकि 6 दिन के बाद अगर लीड टाइम मेरा 6 डे है तो वो क्या हो जाएगा, 6 दिन के बाद फिर 60 आइटम आ जाएगा। इसलिए मेरे को एक्स्ट्रा जो सेफ्टी आइटम होता है वो यहाँ पे रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिमांड यहाँ पे कांस्टेंट है और लीड टाइम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गया? लेकिन जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल रहता है इसमें ये जो आपका ये रियल वर्क कंडीशन के बारे में बात करता है, ठीक है, जहाँ पे आपका फ्लक्चुएशन होते रहता है या वेरिएशन होते रहता है किसका, डिमांड रेट का भी और लीड टाइम का भी। इस केस में जहाँ फ्लक्चुएशन भी हो रहा है और वेरिएशन भी हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, वी नीड टू कैरी सेफ्टी स्टॉक। मतलब भैया कब, जैसे कोई सीज़न का टाइम आया, पता चला भैया अगर विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न में देखना आप लोग क्या होता है कि जो गर्म कपड़े हैं, जो हीटर है, उनकी जो रिक्वायरमेंट क्या होती है मार्केट में अचानक से बढ़ जाती है। तो इन दिस सिचुएशन वी नीड टू कैरी सेफ्टी स्टॉक। समझ में आ गया? और ये जो सेफ्टी स्टॉक रहेगा आपका एडवर्स कंडीशन, मतलब जब आपका लीड टाइम मान लो कि जितना टाइम आपका ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला था उससे ज़्यादा टाइम लग गया, तभी हमें उस सेफ्टी स्टॉक को यूज़ करना है। इसका मतलब हो गया ये एडवर्स कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोटेशन हमें न्यूमेरिकल के लिए यूज़ किया हुआ हूँ, इस नोटेशन को हमें समझना है और डिटेल में हम लोग जब एक ईओक्यू डिस्कस करेंगे अभी आगे तो और वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। डी मतलब क्या है, देखो अब हमें क्या होता है ना, सपोज़ आपको मैंने बोला कि मुझे 6,000 यूनिट पर ईयर किसी आइटम की रिक्वायरमेंट है। क्या है? 6,000 यूनिट पर ईयर मतलब रिक्वायरमेंट है 6,000। तो मैंने ये क्या इसको बोलेंगे डी मतलब क्या हो गया, एनुअल और ईयरली डिमांड किसी भी इन्वेंट्री का, इसका यूनिट हो जाए यूनिट पर ईयर। उसके बाद बोला कि 6,000 का डिमांड है, लेकिन जब मैं ऑर्डर करूंगा ना तो एक बार ऑर्डर करके मैं कितना यूनिट मंगवाऊंगा, 500 यूनिट मंगवाता हूं। तो क्यू क्या हो गया, क्यू एक ऐसी क्वांटिटी हो गया जिसको हम लोग ऑर्डर करते हैं और हर एक ऑर्डर में उतनी क्वांटिटी लेके आते हैं। तो ये क्या हो गया, यूनिट पर ऑर्डर, मतलब एक बार ऑर्डर किए तो 500 मंगवाएंगे, फिर दूसरा बार ऑर्डर करेंगे तो 500 मंगवाएंगे। इस तरह से कितना यूनिट मंगवाएंगे एक साल में, 6,000। तो भैया अगर किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा एक साल में, तो आप बोलोगे कि भैया कुछ नहीं करना है, इसको 6,000 से 500 को डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो ये कितना निकल के आ रहा है देखो, तो ये निकल के आएगा 12। मतलब आपको एक साल में 12 बार ऑर्डर करने पड़ेंगे और हर एक ऑर्डर में कितना यूनिट मंगवाओगे, 500। तो ये जो यहाँ पर कैपिटल एन दिख रहा है ये क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड इन अ ईयर, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया कि अगर मान लो डिमांड 6,000 किसी यूनिट का है और एक बार आप क्वांटिटी ऑर्डर करके 500 मंगवा रहे हो, तो जो आपका 6,000/500 जो एन हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला हो गया D/Q हो गया, ठीक है। और अब जैसे कि देखो, अब मान लो आपने क्या किया ना, 500 इन्वेंट्री आपने ऑर्डर करके मंगवा लिया। अब ये 500 इन्वेंट्री ख़त्म होते होते मान लो 0 भी तो होगा, तो उसके बाद फिर आप ऑर्डर करते हो, ठीक है, 0 होने के बाद ऑर्डर करते हो। तो अगर किसी ने पूछा बताओ कि ये जो इन्वेंट्री पहले 500 था, 500 के बाद ये 0 हो गया, तो इसमें इसको कितना टोटल टाइम लगा, तो उसी टाइम को यहाँ पे बोलेंगे क्या, कैपिटल टी क्या होता है, टाइम लेंथ ऑफ वन इन्वेंट्री साइकिल। वन इन्वेंट्री साइकिल का मतलब कि सबसे पहले मान लो 500 था, 500 से घट के ये 0 पे आ गया, तो ये एक इन्वेंट्री का साइकिल हो गया, ठीक है। या तो टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव ऑर्डर, मतलब कि एक ऑर्डर मैंने यहाँ पे किया, फिर दूसरा ऑर्डर अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, तो ये जो टाइम गैप है इसी को हम लोग बोल देंगे क्या, कैपिटल
टी बोल देंगे। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल टू 1/n से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका जो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना था, 12 था, ठीक है। तो n जो है 12 यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं। तो ये 12 ऑर्डर पर ईयर था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है। तो यहाँ से टी कितना निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि 500 यूनिट जो हम मंगवा रहे हैं ये 1 महीने तक चलने वाला है, ठीक है। एक में कितना महीने तक चलेगा, 1 महीने तक चलेगा। फिर दूसरा 500 यूनिट जो मंगवाओगे कितने महीने तक चलेगा, 1 महीने तक चलेगा। तो वही तो यहाँ पे लिखा था कि जो टी होता है ये टाइम लेंथ होता है किसका, 1 इन्वेंट्री साइकिल का। मतलब यहाँ रहेगा 500, फिर इस पॉइंट पे हो जा रहा है 0, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑर्डर करके हम लोग मंगवा लेते थे। तो ये जो आपका टिक समझ में आ गया आपको, ये क्या आपका साइकिल टाइम होता है इन्वेंट्री का। और आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब क्या है, देखो ये सब सारे नोटेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आपको जो ये 6000 यूनिट पर ईयर चाहिए, ये आपका एनुअल डिमांड हो गया। तो भैया 1 यूनिट का किसी ने बोला कि भैया 1 यूनिट का तो खर्चा तो लगेगा उसको ख़रीदने में। तो उसने बोला कि 5 रुपीज़ पर यूनिट लगने वाला आपको। तो भैया ये जो सी है ये क्या शो करेगा, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट को ख़रीदने में कितना लगेगा, 5 यूनिट लगेगा, ठीक है। तो 6000 यूनिट खरीदने में कितना लगेगा, 30,000 लगेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, रुपीज़ पर यूनिट हो जाएगा। सी नोट का मतलब यह होता है कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग 1 ऑर्डर। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक बार आप जो ऑर्डर करते हो तो कितनी क्वांटिटी मंगवाते हो, 500 मंगवाते हो। तो ये जो 500 क्वांटिटी हमें किसी प्रोडक्शन हाउस से अपने घर पे जो लाने में जो खर्चा लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सी नॉट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद सी एच क्या है, सी एच अब जैसे 500 यूनिट मान लो अपने घर पे लेके चले आए हो, उसके बाद क्या करोगे, उसको स्टोर करके रखोगे। तो 1 यूनिट को किसको, 1 यूनिट को पूरे साल भर में अगर आप स्टोर करके रखोगे तो उसके लिए जो खर्चा आने वाला है उसी को हम लोग बोलेंगे सी एच। इसी को बोलेंगे होल्डिंग कॉस्ट 1 यूनिट इन्वेंट्री फॉर 1 कंप्लीट ईयर। मतलब 1 यूनिट को पूरे 1 साल तक अगर रखेंगे तो उसमें जो खर्चा आने वाला है उसको बोलेंगे सी एच। तो ये सारे नोटेशन क्लियर हो गया। कैपिटल डी मतलब था एनुअल डिमांड, क्यू मतलब हो गया कि एक बार जो आप क्वांटिटी ऑर्डर करके मंगवाते हो, एन हो गया आपका नंबर ऑफ ऑर्डर, 1 साल में कितना आपने ऑर्डर करते हो आप, और एन को आप निकाल सकते हो डी बाई क्यू से निकाल सकते हो, ठीक है। और जो टाइम गैप होता है 2 ऑर्डर के बीच में उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, टी बोलते हैं। और टी इक्वल टू होता है 1/n होता है, सिंपल सी बात है। सी मतलब परचेजिंग कॉस्ट, सी नोट मतलब हो गया आपको जो एक बार हम लोग ऑर्डर जो करते हैं, ऑर्डरिंग में जो कॉस्ट लगता है एक ऑर्डर को, तो वो कॉस्ट आ जाता है इसमें। और सी एच मतलब होता है होल्डिंग कॉस्ट, कि 1 यूनिट को अगर हमको 1 साल तक अगर होल्ड करके रखना है या स्टोर करके रखना है तो उसमें जो भी कॉस्ट आएगा उसको बोल देंगे क्या, होल्डिंग कॉस्ट। क्लियर है। तो हमारे सिलेबस में कौन सा मॉडल दिया हुआ, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। और उसी डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के अंदर में जो फर्स्ट मॉडल आता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इसको जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसके नाम पर भी इसको बोला जाता है हैरिस विल्सन मॉडल। अब देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या था, क्यू था। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, ये आर्थिक, मतलब आर्थिक स्थिति से सबसे अच्छा क्वांटिटी क्या होगा। कहने का मतलब है कि हम जो ऑर्डर करके जो क्वांटिटी बाहर से मंगवाते हैं तो किस क्वांटिटी को हम बाहर से मंगवाएंगे ताकि मेरा उससे कम से कम खर्चा लगे, यही इस मॉडल के हेल्प से हमें पता चलने वाला है। ये आपको ये बताएगा कि ठीक है अगर तुमको 500 अगर यूनिट एक बार मंगवाओगे तो इस यूनिट पे तुमको कम खर्चा लगेगा। ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा हम लोग आगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या देखो ड्रॉ कैसे करना, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये एक्सिस ड्रॉ करने हैं। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ जैसे ही करोगे और ड्रॉ करने के बाद ये वाला जो आपका वाई एक्सिस है ये क्या है, क्यू मतलब इन्वेंट्री लेवल, ये क्वांटिटी को शो करेगा। और नीचे वाला जो रहेगा ये आपको शो करेगा क्या, टाइम को। उसके बाद फिर क्या करना है कि मान लो मेरे पास इन्वेंट्री अभी क्यू है, ये मैक्सिमम इन्वेंट्री मैंने बाहर से खरीद के लाया, कितना, क्यू इन्वेंट्री। और डेली जो मार्केट में डिमांड है, कंजम्पशन रेट जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल डी। और ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक में जो डिमांड होती है कस्टमर की वो हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं। अब जैसे ये क्या शो कर रहा है, ये आपका टाइम शो कर रहा है। जैसे जैसे आप टाइम के साथ यहाँ पे देखो ये आपने ड्रॉ कर लिया,
पहले इस तरीके से ड्रॉ करोगे, फिर ये आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री का लेवल शो करने वाला है। उसके बाद अब जैसे जैसे मान लो ये आगे बढ़ोगे, यहाँ पर तो देखो यहाँ पे टाइम आपका 0 है और 0 टाइम पे आपने कितना इतना सारा इन्वेंट्री मंगवा कर रख लिया है, दिख रहा है आपको इतना सारा। और फिर क्या कर रहे हो आप, जैसे जैसे आप टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हो, कस्टमर आपके इन्वेंट्री खरीद रहा, और एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर आपकी इन्वेंट्री 0 हो जाती है। फिर आपके पास भैया तुरंत इतनी सारी इन्वेंट्री आ जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग को ये समझना है कि डिमांड कितना कर रहा था आपका कस्टमर, डी कर रहा था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि ये देखो, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा ना, इसको बोला मैंने क्या, ROL का मतलब होता है री ऑर्डर लेवल। री ऑर्डर लेवल का मतलब, री ऑर्डर का मतलब क्या समझ में आ रहा है, री ऑर्डर का मतलब हो रहा है कि आपको फिर से ऑर्डर करना है। क्या ऑर्डर करना है, क्वांटिटी को ऑर्डर करना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, देखो कैसे पता चलेगा कि आपको मैंने बताया था एक टाइम होता है कि आप जब क्वांटिटी को ऑर्डर करते हो और वो आपके पास जो आता है, तो उस टाइम गैप को बोलते हैं क्या, लीड टाइम। मतलब अगर आपको पता है कि इस पॉइंट पे मान लो अगर आपको ऑर्डर कर रहे हो और यहाँ पर आपके पास इन्वेंट्री आ रहा है, तो भैया इस बीच में आपके पास कितना इन्वेंट्री है ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ये कैसे पता चलेगा, मान लो कि डिमांड आपका डी है, डी मतलब कि भैया 10 यूनिट, एग्जांपल के तौर से समझो 10 यूनिट मान लो डेली का आपका खर्चा है, और लीड टाइम कितना, 6 दिन का है। मतलब अगर आप इस पॉइंट पे ऑर्डर करोगे तो 6 दिन के बाद आपके पास इन्वेंट्री आने वाली है। तो किसी ने पूछा कि बता इस पॉइंट पे मेरे पास कितना इन्वेंट्री होगा, तो मैं बोलूँगा डेली का इन्वेंट्री का खर्चा 10 है और भैया 6 दिन के बाद इन्वेंट्री आएगा मतलब 60। मतलब मेरे पास इस पॉइंट पे 60 इन्वेंट्री होगा, और ये 60 इन्वेंट्री फिर जब इस पॉइंट पे आएगा तो ख़त्म हो जाएगा और फिर नया इन्वेंट्री मेरे पास आ जाएगा। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वाला देखो, अब जैसे जैसे आप आगे यहाँ पे बढ़ रहे हो, डी अमाउंट से आपका इन्वेंट्री ख़त्म हो रहा है, दिख रहा है कि जैसे जैसे टाइम आप आगे बढ़ रहे हो आपकी इन्वेंट्री ख़त्म हो रहा है। उसके बाद ख़त्म हो रहा तो मुझे फिर से मंगवाना भी तो पड़ेगा। तो आप ये जो वाला पॉइंट है उस पॉइंट को मैंने ROP मतलब री ऑर्डर पॉइंट बोल दिया, इसको री ऑर्डर पॉइंट बोल दिया। मतलब इस पॉइंट पे हमको ऑर्डर क्यों करना है, क्योंकि हमें पता है कि भैया एक लीड टाइम रहेगा कि अगर मैं इस पॉइंट पर ऑर्डर करूँगा तो भैया मुझे इन्वेंट्री यहाँ पर मिलने वाली है। तो अगर किसी ने पूछा कि बताओ तो इस पॉइंट पे भैया आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, री ऑर्डर लेवल। तो वही ये बात है कि आप बोलोगे सर डेली का डिमांड कितना है वो बता दो, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा लीड टाइम से, तो ये निकल के आ जाएगा री ऑर्डर लेवल। तो आप बोलोगे री ऑर्डर लेवल मतलब कि मेरे पास अभी इतना यूनिट है, जैसे कि इस क्वेश्चन में तो आप बोलोगे मेरे पास कितना 60 यूनिट है। समझ में आ गया। और फिर जैसे ही आगे बढ़ोगे आपकी इन्वेंट्री आती है, और इस पॉइंट पे आते आते हैं आपकी इन्वेंट्री जो पहले क्यू थी वो कितना हो गई, यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 हो गई। और ये जो आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा ना, ये वाला टाइम, ये टाइम जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा होगा कि आपके पास पहले मैक्सिमम इन्वेंट्री क्यू इस पॉइंट पर था, उसके बाद इस पॉइंट पर आते आते 0 हो गया। तो ये इन्वेंट्री साइकिल टाइम टी हो गया। और यहाँ से ये वाला जो टाइम आपको दिख रहा है ये कौन सा टाइम है, ये आपका लीड टाइम हो गया। और इस पॉइंट पे फिर मेरे पास भैया कितनी इन्वेंट्री आ जाएगी, क्यू इन्वेंट्री आ जाएगी। और फिर मैं इसको खर्च करूँगा स्मॉल डी अमाउंट से, कि डेली जितना भी डिमांड रहेगा खर्च होते जाएगा। फिर इस पॉइंट पर जैसे ही मैं आऊँगा फिर मैं क्या करूँगा, एक ऑर्डर कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे पता है कि अगर मेरे पास डिमांड डी है और लीड टाइम, अगर जो भी आपको पता रहेगा कि भैया कि आप ऑर्डर कब करोगे और आपके पास कब आइटम आने वाला है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास इतनी इन्वेंट्री बची हुई रहेगी, जिसको आप लोग री ऑर्डर लेवल बोल देते हो। और भैया फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इन्वेंट्री आपका 0 हो जाएगा, और फिर इस पॉइंट पर आपकी क्यू अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी, और इस तरीके से फिर ये साइकिल चलने लगता है। आई होप आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही सब कुछ लिखा हुआ है कि ROL का मतलब होता है री ऑर्डर लेवल, जहाँ पे आप फिर से ऑर्डर करते हो, या री ऑर्डर लेवल पे जहाँ आपको पता चलता है कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी बची हुई है, ताकि उसी पॉइंट पे आप ऑर्डर कर दो। ठीक है, और ROP का मतलब हो गया क्या, री ऑर्डर पॉइंट। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। सपोज़ मैंने क्या बोला कि आपके पास मान लो स्टार्टिंग में 500 यूनिट है, ठीक है, और डेली कितना यूनिट खर्च कर रहे हो, 10 यूनिट खर्च कर रहे हो, और लीड टाइम कितना 5 डेज़ है। मतलब आपको पता है कि आप जब ऑर्डर करोगे तो 5 दिन के बाद आपको आइटम आने वाला है। तो फिर ये जो अभी शो कर रहा था ये वाला जो अभी डायग्राम, यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेंट्री कितना हो गया, 500 हो गया। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये इन्वेंट्री ख़त्म होगा,
तो इस पॉइंट पे जैसे ही आप आओगे तो मैंने बोला कि भैया आपके पास लीड टाइम 5 डे है। तो जैसे ही यहाँ पे आया तो आपने बोला कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री बची है, ओनली बची हुई है आप रीऑर्डर पॉइंट है ना, तो रीऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या हो गया, लीड टाइम इनटू कंजम्पशन रेट। लीड टाइम का मतलब हो गया 5 और कंजम्पशन रेट का मतलब हो गया 10, मतलब आपके पास 50 यूनिट सिर्फ बची हुई है। तो ये 50 यूनिट अगले 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। अगर डेली 10 यूनिट ख़त्म होता है तो इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, एक फ्रेश नया ऑर्डर कर दोगे और फिर ये आगे जैसे जैसे चलो जाओगे ये 50 यूनिट इस पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगी। और यह जो टाइम आपको फिर यहाँ पे जो लग रहा है, जहाँ पे आपके ये वाला टाइम, इसको आप बोल रहे हो लीड टाइम। और फिर इस पॉइंट पे आपके पास नई फ्रेश इन्वेंट्री 500 आ जा रही है और इस तरीके से पूरा ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो टी क्या था, 1 कंप्लीट इन्वेंट्री साइकिल टाइम, मतलब 500 से लेके इसको 0 होने में जो टाइम लग रहा है उसी टाइम को बोलते हैं पूरा कंप्लीट टाइम। डी का मतलब डेली कंजम्पशन रेट, एल डी का मतलब हो गया लीड टाइम। ठीक है, अगर किसी ने भी मतलब यहाँ पे देखो, अगर किसी ने भी आपको पूछ लिया किसी भी पॉइंट पे कि बताओ इस पॉइंट पे इन्वेंट्री क्या है या इस पॉइंट पे इन्वेंट्री क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ठीक है डेली कंजम्पशन कितना डी है। तो अगर आप इस पॉइंट पे पहुँचे हो और भैया ये पता करना कि आपका ये कितनी क्वांटिटी आपके हाथ में है, तो आप बोलोगे भैया ये टाइम बता दो यहाँ से ये कितना टाइम है। तो जैसे ही उसने बोला कि TX टाइम है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा TX को जैसे मैं डेली वाले रेट से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो यहाँ से मुझे QX क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे समझाया गया है। तो उसके बाद ये समझ में आ गया कि अगर डी मान लो डेली अगर डिमांड 10 यूनिट पर डे है और TX कोई अगर X मान लो टाइम पीरियड के लिए 32 है, तो उस पॉइंट पे जो क्वांटिटी रहेगा 10 × 32 या तो D × TX कर सकते हो। उसी तरीके से अगर किसी को पता करना कि ये जो क्यों लिखते हो ये टोटल क्वांटिटी कितना होगा, ये कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे पूरा साइकिल टाइम कितना T है। साइकिल टाइम मतलब कि 500 से लेके 0 होने के तक जितना टाइम लग रहा है उसको उसी को आप साइकिल टाइम बोल रहे हो। तो उस T को आप डेली कंजम्पशन रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको निकल के आ जाएगा यहाँ से क्या, क्यों निकल के आ जाएगा। फिर अगर रीऑर्डर लेवल आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, लीड टाइम इनटू कंजम्पशन रेट। तो उसी तरीके से अगर सब जगह से डी निकालना है तो कुछ नहीं करना भैया, QX/TX हो जाएगा, Q/T हो जाएगा और रीऑर्डर लेवल अपन लीड टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपने कॉस्ट पढ़ा था कि इन्वेंट्री में जो कॉस्ट होते हैं, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, तो इन्वेंट्री में जो होता है ना एक टर्म आता है कि टोटल एनुअल कॉस्ट। और ये जो टोटल एनुअल कॉस्ट होता है इट इज़ द समेशन ऑफ परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। इन तीनों कॉस्ट का ये समेशन होता है। तो परचेजिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा कि भैया एक साल में कितना डिमांड कर रहे हो और 1 यूनिट का कितना लग रहा है, इन D × C, तो ये हो गया आपका परचेजिंग कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो अब N जो होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, कि आपने एक साल में कितना ऑर्डर कर रहे हो और एक ऑर्डर को करने में कितना पैसा लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो फिर N = हम लोगों ने अभी DY/Q भी देखा था। ठीक है, अब एक टर्म अब सबसे इम्पॉर्टेंट है होल्डिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट देखो, आपको मैंने बताया था कि आप जो होल्डिंग कॉस्ट जो होता है, होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने पास उस इन्वेंट्री को रख रहे हो। तो भैया रख रहे हो तो कितना टाइम तक रखोगे, तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा तो होल्डिंग कॉस्ट उतना बढ़ते जाएगा। मतलब होल्डिंग कॉस्ट जो होता है ये आपका टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि होल्डिंग कॉस्ट जो होता है ये एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट होता है। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री मैंने यहाँ पे क्या लिखा, Q/2। तो ये कैसा है अभी हमको बताने वाला हूँ। CH क्या हो गया, होल्डिंग कॉस्ट, मतलब 1 यूनिट को भाई कितना टाइम पीरियड तक रख रहे हो आप उसके लिए, और T हो गया आपका टाइम पीरियड। तो मान लो आपके पास 20 इन्वेंट्री है, कितना है 20, और डेली 5 इन्वेंट्री खर्च कर रहे हो, तो भैया अगला दिन 15 बचेगा। फिर अब 5 कर रहे हो मतलब कांस्टेंट है आपका डिमांड डेली मार्केट में, फिर अगला दिन 10, अगला दिन 5 और एक ऐसा दिन बचेगा जिसमें 0 हो गया। तो अगर इन सब का अगर हमको एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री, तो क्या करना है 20 + 15 + 10 + 15 + 0 अपन बटे 5 कर देना है। तो 50/5 एवरेज कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा, 10 निकल के आएगा। तो भैया एवरेज इन्वेंट्री आप जो लिखते हो तो एवरेज इन्वेंट्री हो गया कितना 10। उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट कितना दे के रखा हुआ, मान लो अगर 2 यूनिट पर डे दे के रखा हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और T क्या है, टाइम, तो भैया कितने दिन तक रख रहे हो। अब देखो ये कितना दिन तक चलेगा, ये 20 यूनिट जो होता है 20 यूनिट से 0 होने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 5 दिन लग रहा है। तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितना हो गया आपका 100 रुपीज़ हो गया।
तो एवरेज का देखो, अब मान लो आपके पास 20 इन्वेंट्री है, तो 20 से होते होते ये 0 हो रहा है। तो अगर आपको एवरेज निकालने के लिए अगर बोलेगा तो सिर्फ कुछ नहीं करना, मैक्सिमम प्लस मिनिमम। मिनिमम कितना हो सकता है 0/2। तो ये 10 ऐसे भी एवरेज आ रहा है और यहाँ से भी ऐसे में एवरेज आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, इन्वेंट्री जो भी दिया हुआ रहेगा क्वांटिटी उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा। ठीक है। एनुअल कॉस्ट क्या होता है? एनुअल कॉस्ट अगर हमको बताना, मतलब अब जो टाइम पीरियड है भैया 1 साल के लिए, तो भैया 1 साल में आप कितना ऑर्डर कर रहे हो उसको एन से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एनुअल होल्डिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगा। और आपको पता है कि जो टी होता है = 1/n होता है, तो टी इंटू एन को क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ठीक है। तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या हो गया, Q/2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि जो टोटल एनुअल कॉस्ट होता है वो परचेजिंग कॉस्ट D इंटू सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये होल्डिंग कॉस्ट। अब देखो ये 1 साल में, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि डिमांड था 6000 यूनिट, तो ये तो कांस्टेंट था। और अगर 1 यूनिट का जो भी कॉस्ट लगने वाला है ये भी कांस्टेंट रहता है, तो ये पार्ट हो गया कांस्टेंट। लेकिन देखो ये दोनों पार्ट वेरिएबल है। वाई? बिकॉज द क्वांटिटी Q विच वी ऑर्डर, ये आपका वेरी कर सकता है कि बार बार जो आप ऑर्डर दे रहे हो, तो एक बार जो क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हो सकता है भाई किसी टाइम आपने 500 किया, कभी 500 से ज़्यादा कर दोगे, कभी 500 से कम करोगे, तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो इसीलिए ये वाला जो क्वांटिटी होता है उसको हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, या तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बोलेंगे। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ये क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। तो ये देखो, तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमको एक रिलेशन देखने को मिल रहा है। आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, देखो कि जैसे जैसे आप मान लो Q को बढ़ाओगे, Q अगर आपका जैसे जैसे बढ़ेगा, तो देखो ये वाला जो कॉस्ट है जिसको हम लोग होल्डिंग कॉस्ट बोल रहे हैं, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ये बढ़ने लगता है। और Q को यहाँ पे बढ़ाने से जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो घटने लगता है। मतलब Q को अगर बढ़ा रहे हैं तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अब जो हो रहा है भैया एक के केस में घट रहा है, ठीक है, और एक के केस में बढ़ रहा है। और हमें पता करना है कि भाई टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो होता है कौन सी ऐसी क्वांटिटी को मंगवाया जाए जहाँ पे सबसे कम लगे। भैया हमारा टारगेट तो यही होना चाहिए ना कि भैया मान लो देखो Q जो होता है, Q को बढ़ाने से 2 चीज़ हो रहा है यहाँ पे। 2 चीज़ क्या हो रहा है कि एक कॉस्ट जो होता है भैया बढ़ जा रहा है होल्डिंग कॉस्ट, और एक कॉस्ट हो जा रहा है जो घट जा रहा है। तो आपको मैंने सिर्फ यही बोला कि Q हमको एक ऐसा क्वान्टिटी लेके निकल के आना है जहाँ पर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। अब देखते हैं ये कैसे होने वाला है। अब देखो कुछ नहीं करना, ये सिंपल से एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपका एक ग्राफ ड्रॉ करना है और इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा होगा, कॉस्ट वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में दिख रहा है ऑर्डर साइज़ मतलब क्वांटिटी। तो देखो मैंने बोला कि देखो अगर जैसे जैसे मैं क्वांटिटी यहाँ आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ, तो जो ऑर्डर कॉस्ट होता है वो घट रहा है। ये आपको यहाँ से भी देखने से मिल रहा होगा कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है उसको आप क्या लिखते हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट = D/Q इंटू C0। अगर Q को बढ़ाओगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, घटेगा। तो ये आपको दिख रहा है, ये घट रहा है भैया जैसे जैसे Q आगे आपकी बढ़ रही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो होल्डिंग कॉस्ट होता है, होल्डिंग कॉस्ट को आप क्या लिखते हो, होल्डिंग कॉस्ट = Q/2 इंटू CH। तो Q को बढ़ाने से होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा, तो भैया Q 0 तो होल्डिंग कॉस्ट भी 0, तो भैया ये लीनियरली बढ़ रहा आपका। ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ रहा है जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होता है ये तो भैया ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट दोनों का समेशन होता है। ठीक है, तो एक नेचर देखने को मिलता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी को बढ़ाते हैं जो मेरा कॉस्ट होता है आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वो घटता है। लेकिन उसके बाद अगर क्वांटिटी को और बढ़ाया जाए तो भैया ये फिर से बढ़ने लगता है। मतलब हमें क्या दिख रहा है कि एक ऐसा पॉइंट रहता है जहाँ पे आपकी जो मतलब आपकी जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट रहेगी वो मिनिमम रहेगी। अगर आप इस पॉइंट से चाहे ऊपर चले जाओ, चाहे भैया इधर आप लेफ़्ट साइड में चले जाओ, मतलब कोई सा भी पॉइंट चले जाओ, आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है बढ़ने ही वाला है। तो ये जो स्पेशल, अब देखो इस पॉइंट पे जो आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। अब इसके ऊपर आप चले जाओगे, चाहे इसके ऊपर जाओ, लेफ़्ट साइड में जाओ चाहे राइट में जाओ, आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ने ही वाला है। देखो यहाँ पे इसी पॉइंट पे आपका जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो मिनिमम आ रहा है, और इसके भाई इधर जाओगे चाहे इधर जाओगे आपका ये बढ़ने वाला है। तो इस पॉइंट पे जो क्वांटिटी आ रही है उस क्वांटिटी को मैंने बोल दिया Q स्टार।
ठीक है। क्यू स्टार मैंने इसलिए नाम दिया क्योंकि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जहाँ पे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम आ रहा है। अगर मैं इस क्वांटिटी से ज़्यादा मंगवाऊँ या इस क्वांटिटी से कम मंगवाऊँ, यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ, भैया जो टोटल आपका इन्वेंट्री कॉस्ट होता है ये बढ़ जा रहा है। तो ये एक स्पेशल क्वांटिटी है एंड दिस क्वांटिटी इज़ नॉन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब कि आर्थिक रूप से अगर क्यू स्टार वाली क्वांटिटी अगर आप ऑर्डर करके मंगवाओगे तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में जो आपको खर्चा लगेगा वो सबसे कम लगेगा। ये अभी हमें ग्राफ से दिख रहा है और जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो न्यूमेरिकल में भी आपको साफ साफ दिख जाएगा। तो देखो, तो टोटल एनुअल कॉस्ट होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये भैया हो जाएगा आपका परचेजिंग कॉस्ट प्लस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो भैया अगर इसमें भी यही देखने को मिला कि टोटल एनुअल कॉस्ट भी क्वांटिटी को बढ़ाने से घटता है, लेकिन फिर एक क्वांटिटी के बाद मिनिमम आता है फिर बढ़ने लगता है। तो इस बार ये भी किस पॉइंट पे मिनिमम क्वांटिटी पर, मतलब किस पॉइंट पे मिनिमम आता है टोटल एनुअल कॉस्ट, ये भी क्यू स्टार पे ही आता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो क्यू स्टार है आपकी, ये इस तरह का क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी पे आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट या टोटल एनुअल कॉस्ट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। और इसी क्वांटिटी को बोल देते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये जो पॉइंट आपका आ रहा है क्यू स्टार वाला, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है, ये जो होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एट ई ओ क्यू दोनों क्या आ रहे हैं, दोनों ही बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो, तो ये यहाँ पे वही बोला गया है कि जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्यू स्टार है, इसके कारण जो होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये क्या इक्वल आ रहे हैं, और इसी क्वांटिटी के कारण जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है ये भी मिनिमम आ रहा है। इसीलिए इस क्वांटिटी को बोला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब हमें पता करना है कि ठीक है, आपने बोला कि क्यू स्टार क्वांटिटी को अगर मैं मंगवाऊँगा तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट विल बी मिनिमम। तो भैया ये क्यू स्टार का फॉर्मूला तो बता दो कैसे आएगा। तो मैंने बोला भैया अभी आपको मैंने समझाया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाले जो पॉइंट होता है वहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है वो डी बाई क्यू होता है, लेकिन क्यू नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, क्यू स्टार लिखेंगे, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इंटू सी नॉट। फिर यहाँ पर भी क्यू के जगह क्यू स्टार अपन 2 इंटू सी एच कर दिए। अब क्यू स्टार जैसे यहाँ से निकालोगे तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अंडर रूट 2d सी नॉट अपॉन सी एच। ठीक है, 2d सी नोट अपन सी एच। आपको 2d सी नोट, ठीक है, ये हमेशा ऊपर रहेगा, एच ये नीचे रहेगा, ये अंडर रूट। ठीक है, तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अगर किसी ने पूछा ये मिनिमम कितना आएगा ये तो बता दो, तो मैंने बोला ठीक है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो होता है ये होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, लेकिन ये क्वांटिटी कौन सी वाली क्वांटिटी होगी, ईओक्यू वाली क्वांटिटी। और फिर यहाँ पर ये आपका होल्डिंग कॉस्ट, लेकिन ईओक्यू पॉइंट पे ये दोनों बराबर होते हैं। मतलब इसको मैं भैया ये वाला जो टर्म इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो ये वाला जब आप लिखोगे सेम दोनों जब रहेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ, चाहे ये वाला 2 टाइम्स हो जाएगा चाहे तो ये वाला हो जाएगा। तो मैंने इस वाले के लिए लिया है, तो 2 इंटू क्यू स्टार अपन 2 इंटू होल्डिंग कॉस्ट, 2 कैंसिल आउट। क्यू स्टार का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट 2d सी नोट अपन सी एच। और ये जो सी एच बाहर था ये वाला, जब ये रूट के अंडर लिखोगे तो भैया ये स्क्वायर में लिखाएगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो मिनिमम होता है वो आपका आता है अंडर रूट 2d सी नोट इंटू सी एच। ये सिर्फ ई ओ क्यू के लिए वैलिड है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी रहेगा जहाँ पे अगर बोल दिया कि बताओ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो वो सिंपल सी फॉर्मूला ये वाला रहेगा। लेकिन जहाँ अगर क्यू स्टार वाली क्वांटिटी आ गई जिसको हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोल रहे हैं, उसके लिए आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या चीज़ होता है, अगर आपने मैथमेटिक्स भैया अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो अगर आपको पता होगा कि जैसे कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो होता है ये था क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। तो क्वांटिटी को बढ़ाने से होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही थी और ऑर्डरिंग कॉस्ट घट रही थी। तो अगर कोई भी चीज़ घट रहा बढ़ रहा और किसी क्वांटिटी पर मतलब किसी भी अगर क्वांटिटी पर डिपेंड रखे तो इस वाले पॉइंट को क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो उसके रेस्पेक्ट में और 0 पुट कर दो, और वहाँ से ये जो क्यू निकाल लो, वो जो क्यू रहेगा या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम शो करेगा। तो वही हम लोग यहाँ पे किए हैं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को क्यू स्टार के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन अगर आपको आता होगा तो आपको पता है कि एक्स ये वाला इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे क्यू की जगह क्यू स्टार रख लेना है और इसको डिफरेंशिएट करके देखना। और ये वाला राइट साइड में इसको जब क्यू स्टार के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसके बाद इसको 0 पुट करना है। उसके बाद जब आप यहाँ से भी सोल्व करोगे तो क्यू स्टार का जो वैल्यू है अंडर रूट 2d सी नोट अपन सी एच निकल के आने वाला है। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि अगर मान लो जो होल्डिंग कॉस्ट होता है, होल्डिंग कॉस्ट मतलब
1 यूनिट को जो 1 साल में रखने के लिए जो खर्च आता है उसको हम लोग CH बोलते हैं। तो ये जो CH होता है ना, अगर CH के बारे में मान लो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो अगर इसमें अगर टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन देकर रखा हुआ तो हमेशा आप याद रखना, चाहे अगर परसेंटेज में कुछ दिया हुआ रहेगा या कुछ भी देकर रखा होगा तो होल्डिंग कॉस्ट हमेशा जो C रहता है ना उस C के रिस्पेक्ट में ही निकलता है। मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ कि जो होल्डिंग कॉस्ट होता है अगर इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट के रेट में दिया हुआ हो या परसेंटेज के रिस्पेक्ट में दिया हो तो ये ऑलवेज कॉरस्पेंड होता है किसका, यूनिट प्राइस के कॉरस्पेंड होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने देकर रखा हुआ है कि मान लो होल्डिंग कॉस्ट है वो I परसेंटेज ऑफ C है। चलो I परसेंटेज ऑफ C है, मतलब हमेशा अगर कोई भी इंटरेस्ट का परसेंटेज रहो या कुछ भी रहेगा तो वो हमेशा C के बारे मतलब C के रेस्पेक्ट में बात करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, मान लो कि अगर 1 यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज़ पर यूनिट है और हमको होल्डिंग कॉस्ट नहीं दिया, बोला कि होल्डिंग कॉस्ट निकालना है, लेकिन एक चीज़ दिख कर रखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो 18% ईयर मतलब 1 साल का 18% आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैं आंख बंद करके बोलूँगा ये जो 18% रहेगा ये C का 18% रहेगा और C का आप 18% जैसे निकालोगे तो ये 9 रुपया जो हो गया ये आपका होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर आ गया, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस किए हैं, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि 2 मॉडल समझे कि व्हाट इज़ डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब अगर मार्केट में डिमांड रेट जो है अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसको डिटर्मिनिस्टिक बोलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ने ये नोटेशन समझा कि कैपिटल D मतलब एनुअल डिमांड, Q मतलब होता है क्वांटिटी, N मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। T मतलब इन्वेंट्री साइकिल टाइम हो गया आपका। फिर ये सब सारे नोटेशन देखा हम लोगों ने। फिर EOQ के बारे में समझा, ठीक है। फिर यहाँ से EOQ को निकालेंगे कैसे वो सब कुछ हम लोगों ने समझा यहाँ पे। तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया कि हाउ वी कैन कैलकुलेट क्यू स्टार जिसको हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये खास क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसी क्वांटिटी पे जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होता है आपका मिनिमम आएगा, ठीक है। और क्यू जहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है वहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है वो होल्डिंग कॉस्ट का बराबर होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो मैं डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगे, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी करना, अगर लगे कि आपका फ्रेंड्स को भी ये बेनिफिट पहुँचा सकता है तभी शेयर करना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।